नमस्कार दोस्तों। आज अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 9th साइंस का लेसन 1 और लेसन 1 का पार्ट 2। आपका स्वागत है लेट्स लर्न विद अमित कुमार खत्री में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे और उसके बाद में पार्ट सेकंड के लिए बोला था और आज अपन पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप वो वीडियो देखें और फिर आप इस चैप्टर को कंटिन्यू करें। आज हम स्टार्ट करते हैं, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? तो भाई सीधी सी बात है, अब जो भी हम हमारे आसपास देखते हैं, यानी कि हमारे जो भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं, यानी कि प्रेक्षण होते हैं, जिससे कि हम जानते हैं, हमने जो भी ऑब्जर्व किया है अभी तक हमारे आसपास सराउंडिंग्स को, उसमें हम देखते हैं जो जल है यानी वाटर है, वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठीक है, यानी कि जो वाटर है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है और वो स्टेट होती हैं सॉलिड फॉर्म में होती हैं, लिक्विड फॉर्म में होती हैं और गैस फॉर्म में होती हैं। ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड की बात करें, ठोस की बात करें तो वो आइस फॉर्म में होता है, जैसे कि बर्फ़ है, आइस है। अगर हम लिक्विड की बात करें, द्रव की बात करें तो ये जल है यानी वाटर है। और गैस की बात करें यानी कि गैसियस स्टेट की बात करें तो हम कहेंगे वाटर वेपर है, जल वाष्प है। अब हम ये देखते हैं कि इसकी जो स्टेट चेंज होती है, अवस्था जो बदलती है, उसके दौरान इस पदार्थ के अंदर क्या क्या होता है, आखिर क्या क्या चेंजेस होते हैं जिसके कारण लिक्विड फॉर्म से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में चेंजेस हो जाते हैं। अब जो अवस्था के परिवर्तन से, यानी कि यहाँ पर जो स्टेट चेंज हो रही है, उस समय पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके मॉलिक्यूल्स में क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं, इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सामने क्रिएट हुए हैं? एक तो कि पदार्थ के अंदर क्या होता है जब स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड टू गैस या लिक्विड टू सॉलिड या फिर सॉलिड टू लिक्विड, तो उस समय क्या चेंजेस हुए उस सबस्टेंस में। और जो उसके पार्टिकल्स हैं, पदार्थ के जो पार्टिकल्स हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट आता है। इन सभी जो क्वेश्चंस को अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो पॉइंट लेते हैं वो लेते हैं तापमान परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, जो टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर पर हम जो इसको इशू को लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में बताया जा रहा है कि आप कुछ आइस ले लें और उस आइस को इस तरीके से एक apparatus में सेट कर लें, उसे बीकर में लें, एक थर्मामीटर सेट कर लें, कांच की रोड लें जिसे इलाज के, एक बर्नर लेना है जिससे हम गर्म कर सकें। अब हमें इस टेम्परेचर को नोट करना है। कैसे? कि जब तक हम ये एक्सपेरिमेंट को देखेंगे कि यहाँ पर जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है, और जब वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो उसका जो टेम्परेचर है वो कब कब चेंज हो रहा है। पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाए उस समय चेंज होना शुरू होता है या पहले ही शुरू हो जाता है। और फिर जब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होती है तो फिर किस समय उसमें जो है टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं। अब हम यहाँ पर ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। वही सीधी सी बात है, जब हम किसी भी सॉलिड को कोई हीट देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स, जो उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होने के कारण जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेशन करने लगते हैं। आपने देखा होगा जब आप पानी गर्म करते हो
पानी गर्म करते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स हिलने लगते हैं, और एक कंडीशन आती है जब पानी बॉईल होता है तो उस समय उसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है जब पानी बॉईल हो रहा होता है। तो सीधा सीधा यहाँ पर ये अर्थ है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं उसके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब ये गतिज ऊर्जा क्यों बढ़ती है? ये गतिज ऊर्जा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो पार्टिकल्स के बीच में जो एनर्जी स्टेबल जो हुए हुए हैं, हीट उसको, टेम्परेचर उसको, उस अट्रैक्शन को क्रॉस कर देता है और इसलिए उसकी जो मूवमेंट है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ऊष्मा यानी हीट के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा यानी जो एनर्जी दी गई है कणों के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगता है। इसलिए उस पार्टिकल को एनर्जी ज़्यादा फील होने लगती है और वो रैंडमली इधर उधर मूवमेंट करने लग जाता है। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है और जो आइस हमने ली थी वो मेल्ट हो जाती है एक टेम्परेचर के ऊपर। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। गलनांक यानी गलन का अंक, मेल्ट होने वाला टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। आइस के लिए ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। थोड़ा सा इसे क्लियर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट, जमाव बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहीं आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट और आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये दोनों के लिए बराबर है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। यानी कि गलनांक क्या कहलाता है? गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, वह पॉइंट है जिस पर कोई सॉलिड का जो अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्शन है वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, यानी उससे पहले तक वो स्टेबल रहता है और उस टेम्परेचर पर उनमें अट्रैक्शन फोर्स लूज होना स्टार्ट हो जाता है और वह मेल्ट हो जाता है। बर्फ का गलनांक, अब यहाँ पर देखिए आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है 273.16 के है। अब ये के क्या है? देखिए, टेम्परेचर को हम अलग अलग जो है इकाइयों में, अलग अलग यूनिट्स में मेजर करते हैं। एक होता है डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे अपन ने कहा टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी रूम टेम्परेचर कितना है? हो सकता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बाहर गर्मी कितनी है? हम कहेंगे 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है डिग्री सेंटीग्रेड। एक जो मानक होता है, एक जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन। ठीक है, तो एक अपन ने सेल्सियस, एक केल्विन, इसी के बाद में एक जो यूनिट होती है वो होती है र्यूमर और एक होती है फ़ारेनहाइट। तो सेंटीग्रेड, र्यूमर, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये 4 तरह की जो यूनिट होती है। आपके जो सिलेबस में हम केल्विन की और सेल्सियस की ही बात करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो नीचे कुछ एक स्टार बना हुआ है। ये जो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये अगर आप देखो यहाँ पर 273.16 केल्विन, ऊपर एक स्टार दिया गया है। इस स्टार की जो डेफिनेशन है नीचे दी गई है। अगर हम टेम्परेचर की एसआई यूनिट देखें तो वो केल्विन है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल 273.16 केल्विन होता है। और हमारी जो फैसिलिटी के लिए, सुविधा के लिए हम दशमलव को पूर्ण अंक बनाकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल 273 केल्विन ही मानते हैं। तो ये हम हमारी सुविधा के लिए कर रही हैं ताकि हमें ज़्यादा कोई जो मेज़र करने में प्रॉब्लम ना हो। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए गए तापमान में से 273 घटाना चाहिए, यानी कि सब्सट्रैक्ट कर देना चाहिए। और अगर सेल्सियस से केल्विन में बदल रही हूँ तो दिए गए तापमान में 273 ऐड कर देना चाहिए। यहाँ पर ये एक टेक्निक सिखा दी गई है आपको कि किस प्रकार से आप दोनों टेम्परेचर को एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हो।
अगर आपको सेल्सियस में दिया गया है तो 273 ऐड कर देना है, और केल्विन में दिया गया है और सेल्सियस में पता करना है तो आपको 273 सब्सट्रैक्ट कर देना है। आगे इसके लिए क्वेश्चन आएंगे जिसको मैं सॉल्व करूंगा, आप उससे समझ सकते हैं। तो बर्फ का गलनांक 273 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी मेल्ट होने का जो प्रोसेस है, यानी ठोस से द्रव अवस्था में, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में परिवर्तन को हम संगलन भी कहते हैं, यानी गलना भी कहते हैं, मेल्टिंग भी कहते हैं। तो किसी ठोस के सॉलिड के गलने की प्रक्रिया में यानी मेल्ट होने के प्रोसेस में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा जो हीट एनर्जी है वो कहाँ जाती है। भाई इसको थोड़ा सा आपको अब मैं जो समझा रहा हूँ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का प्रयास कीजिए। मैंने एक जार में आइस ले ली, थर्मामीटर लगा दिया ताकि टेम्परेचर को मैं पता कर सकूं। अब मैं उसे एनर्जी दे रहा हूं, तो जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाएगी तब तक उस पॉट का जो टेम्परेचर है वो इक्वल रहेगा। जैसे ही पूरी आइस मेल्ट होगी उसके बाद में उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, पहले नहीं होगा। तो जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो कहाँ गई, वो एनर्जी शो क्यों नहीं हुई थर्मामीटर में? वो इसलिए शो नहीं हुई क्योंकि पहले सारी वो एनर्जी है वो उस आइस को मेल्ट करने में लगेगी, इसलिए उस पानी का, उस आइस का जो टेम्परेचर है इंक्रीज नहीं होगा। जैसे ही पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी वैसे ही उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा, गलनांक पर पहुंचने के बाद यानी मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज भले ही क्रिटिकल हो जाए, सीधा सीधा वही मीनिंग है जो मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ कि वो जो एनर्जी है वो उन पार्टिकल्स के अट्रैक्शन को लूज करने में लग रही है, वो उसको मेल्ट करने में लग रही है, इसलिए शो नहीं होगी। जैसे ही पूरा सॉलिड मेल्ट हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, यानी आइस है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। यह माना जाता है कि ये बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं लेटेंट हीट क्या है, यानी कि गुप्त ऊष्मा क्या है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kilogram of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो गुप्त ऊष्मा है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है वायुमंडलीय दाब पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 किलोग्राम, जो 1 किलोग्राम है, उस सॉलिड को मेल्टिंग पॉइंट पर उस 1 किलोग्राम सॉलिड को उसके मेल्टिंग पर, गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड या अपन कहें 273 केल्विन पर जो वाटर के जो कण हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, इनकी ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो अगर हम बात करें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई आइस है और हम बात करें कोई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई वाटर है, तो किस में पार्टिकल्स में एनर्जी अधिक होगी? हम कहेंगे वाटर में जो एनर्जी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों स्टेट कैसे पॉसिबल है। देखिए, वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा होता है, लेकिन आइस पूरी तरीके से बन नहीं पाती, बस स्टार्टिंग हो जाती है कि हाँ भाई वाटर है,
ये वाटर अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस में कन्वर्ट होगा। आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये टेम्परेचर या तो लो होगा या इंक्रीज होगा, लो होगा तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है, इतनी एनर्जी आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही हम उसको और अधिक एनर्जी देते रहें तो फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो मॉलिक्यूल्स है उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट इन हो जाएगा और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। अब क्वथनांक को हम इंग्लिश में जो टर्मिनोलॉजी होगी वो होगी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उबलन बिंदु या क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट समष्टि गुण है, द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। तो ये एक तरीके की एक क्वालिटी है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? क्वालिटी है। इस नेचर में एक क्वालिटी है जिसके अंदर सभी जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी एनर्जेटिक हो जाते हैं और उस एनर्जी के द्वारा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं वाटर की तो जल के लिए यह जो टेम्परेचर है 373 केल्विन होता है। अब आप इसको कन्वर्ट कीजिए डिग्री सेंटीग्रेड में तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम 273 ऐड करते हैं तो टेम्परेचर आ जाता है 373 केल्विन, ठीक है। और अगर हम इस केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलना चाहें तो इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे 273 तो आंसर आ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसा कि हम ये पहले भी थोड़ा सा ये समझ कर आए हैं और यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, आप इसको याद रखें। ये पूरा मैंने इसको बॉक्स में लगा दिया है। क्या आप वाष्पीकरण को गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित कर सकते हैं? यानी कि ये जो वेपोराइजेशन हो रहा है यहाँ पर जो गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं। इसे उसी तरीके से परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया। संगलन यानी यहाँ पर मेल्टिंग से रिलेटेड वर्ड है। तो 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भाप यानी कि वाष्प यानी कि वेपर के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। अब देखिए, वेपर होती है वो ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाती है। अब आप में से कईयों ने देखा होगा घर में जब खाना बनता है और खाना बनता है तो रोटियां फूल जाती है और अगर उस रोटी बीच में से फट जाए और उसकी जो वेपर हमारे हाथ में लग जाए तो वो अधिक ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो क्वेश्चन ये है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है? देखिए, वेपर हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी क्योंकि वेपर हमारे स्किन के अंदर तक चली जाएगी और टिश्यू अंदर तक डैमेज हो जाएगा। है तो दोनों ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन यहाँ पर जो लेटेंट हीट है वो वेपर के पास ज़्यादा है, इसलिए वो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि जो वेपर है भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है, क्योंकि यहाँ पर वेपर के पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है और वो ही लेटेंट हीट होती है, इसलिए वो ज़्यादा एब्जॉर्ब की हुई होती है। अब यहाँ पर कुछ और समझाया जा रहा है कि ये सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट को जैसे ही हमने हीट दी ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड स्टेट को और हमने अगर हीट दी तो वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। इस गैसीय स्टेट को अगर हम ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होता है।
लिक्विड को अगर हम और ठंडा करते हैं तो वह कूल हो जाता है, कूल डाउन होकर के सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे भी आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। ये भी अपने आप में एक टर्मिनोलॉजी है, एक की पॉइंट है, आप इसे याद कर सकते हैं। ये अगर आप फार्मूला बेसिस अगर स्टडी करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। अब हम इसको फिर और आगे कंटिन्यू करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तो हम किसी भी जो सब्सटेंस को, किसी भी पदार्थ को हम कैसे चेंज करेंगे, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। तो हम कहेंगे हम उसकी जो टेम्परेचर को चेंज करेंगे और टेम्परेचर को चेंज करके हम उसकी स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर यह ठोस से द्रव यानी सॉलिड टू लिक्विड और द्रव से गैस यानी लिक्विड टू गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, या हिंदी में हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन हम उसे कहते हैं। अब हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं, आप इससे समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले एक्टिविटी को देखें। हमने अमोनियम क्लोराइड लिया है। अमोनियम क्लोराइड ये एक ट्राइपॉड स्टैंड है और इसके ऊपर हमने एक जो ट्रे के अंदर, एक चीनी मिट्टी की ट्रे के अंदर हमने अमोनियम क्लोराइड लिया है। एक कीप ली है, कीप के ऊपर हमने कॉटन का एक पीस लगा दिया है और इस कीप को उल्टा करके इस पेट्री डिश के ऊपर हमने रख दिया है और उधर नीचे से हमने बर्नर को ऑन कर दिया है। अब जैसे ही ये अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, गर्म होता है, तो ये मेल्ट होना चाहिए, लेकिन ये मेल्ट नहीं होता, ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है, ये सीधे ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, गैस में कन्वर्ट जैसे ही होता है ये ऊपर की तरफ उठेगा, लेकिन ऊपर तो हमने इसको फनल को जो है ब्लॉक किया हुआ है, रुई का टुकड़ा लगाया हुआ है, तो ये गैस यहाँ पर इकट्ठा होती है। अब जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा होती है, ये वापस यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड जमा हो जाता है क्योंकि वो बाहर लीक नहीं हो सका है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब ये देखिए गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हुई, सॉलिड डायरेक्ट इस गैस में कन्वर्ट हुआ। बीच की स्टेट जो है, जो लिक्विड स्टेट है, वो गायब हो गई है दोनों ही प्रोसेस में। अब इस प्रोसेस को ही हम सब्लिमेशन कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो बस ये एक एक्सपेरिमेंट है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप इसको रीड कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यूं भी काफ़ी देर हो गई है, आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर आ गया है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, ये एक मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये ही एक इसका आंसर है, आप इसको रीड कर लीजिए, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको अभी। सब्लिमेशन, ठीक है, या ऊर्ध्वपातन। अब हम अभी तक जो हमने डिस्कशन किया था वो हमने किया था टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था। अब हम इस पर जो है वो दाब का यानी कि प्रेशर का जो है वो प्रभाव देखेंगे कि आखिर प्रेशर का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव, या फिर हम कहेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि जो चेंज हो रहा है, जो प्रेशर चेंज हो जाए उसका क्या इफेक्ट आएगा। हम जानते हैं घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। यानी कि घटक कणों का मतलब यहाँ पर यह है, जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी हमारे पास सामने सब्सटेंस हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें डिस्टेंस अलग अलग होता है। हमारे पास में अभी हमें वॉल दिखाई दे रही है, आपके पास में वॉल है, इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास में हैं। और वहीं आप अपने फेस के आगे से हाथ हिला लीजिए, आप देखेंगे कि आपका हाथ इस हवा के अंदर आसानी से मूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी
कम है, जबकि वॉल के अंदर से आपका हाथ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ही नेग्लिजिबल है, नगण्य है, बहुत ही कम है। उसमें सिर्फ हवा या पानी ही एंटर कर सकता है, आपका हाथ नहीं जा सकता है। तो किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न, संपीड़न का मतलब होता है कंप्रेस, तो कंप्रेस करने पर क्या होगा। अब देखिए हमारे घरों में जो भी सिलेंडर है ना वो कंप्रेस किए हुए हैं, और कंप्रेस होने के कारण वो जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है। आप अपने घर पर जो भी सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं उसको हिला करके देख लीजिए, आपको लिक्विड होने की, लिक्विड स्टेट की आवाज़ आएगी। और ये तो मैंने आपको लाइव सेशन में भी क्लियर किया है, जो संडे का जो लाइव सेशन हुआ था, लाइव सेशन 1, आप उसको देख करके समझ सकते हैं। उसमें तो मैंने बाकायदा आपको एक्सपेरिमेंट करके भी समझाया है, ठीक है। इस जगह मैं आपको उसका लिंक दे देता हूँ, ऊपर आई बटन में आप देख लीजिए, उस लाइव सेशन का लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख लें। इसके बाद में हम बात करते हैं क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम, अच्छा, किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा, क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। क्या आपको लगता है दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पर ये आपसे ही पूछा जा रहा है क्या होगा अगर हम यहाँ पर प्रेशर को चेंज कर दें। देखिए आपके सामने एक बुक होगी, आप बुक पर प्रेशर डालिए, एक स्पंज का पीस लीजिए, उस पर प्रेशर डालिए, अपनी टेबल, स्टडी टेबल पर प्रेशर डालिए, किसमें ज़्यादा, किसके जो पार्टिकल्स में मूवमेंट ज़्यादा हुई। अगर आपकी बुक लूज़ है तो वो एक कंडीशन तक आप उसको प्रेस कर सकते हैं, वहीं आप टेबल को प्रेस नहीं कर सकते हैं। स्पंज का जो पीस है उसको आप कुछ ज़्यादा प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए उनके पार्टिकल्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है और वो पार्टिकल की नेचर किस तरीके की है उस पर डिपेंड करेगा। तो अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि दाब बढ़ाने पर यानी प्रेशर को इंक्रीज करने पर जो पदार्थ है, जो सब्सटेंस है, उसके कणों को समीप लाया जा सकता है, उसके कणों को पास में लाया जा सकता है। यहाँ पर एक सीरीज के द्वारा ये समझाया जा रहा है। एक हमने सीरीज ले लिए खाली, उसमें अगर हवा है तो आप देखिए उसको प्रेस कर सकते हैं, उसको दबाकर भर सकते हैं। दाब के बढ़ने, अब जैसे ही हमने प्रेशर को इंक्रीज किया और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल जाती है। देखिए दोनों कंडीशन थोड़ा सा मुश्किल होती है। जैसे ही हम किसी गैस के टेम्परेचर को जो कम कर देते हैं, टेम्परेचर कम किया है और प्रेशर को इंक्रीज किया है, तो वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है। क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है। अब देखिए ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर में हम इसे कलेक्ट कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में लाए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ या ड्राई आइस भी कहते हैं। तो ये सीधा सीधा एक क्वेश्चन होता है कि हम ड्राई आइस किसे कहते हैं। तो ड्राई आइस हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ रहा है, थोड़ा सा नीचे पेज डाउन में वो लिखा हुआ है, हम उसको अभी कंसल्ट करने वाले हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी कि ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है, ठीक है। दाब यानी कि प्रेशर, तापमान यानी कि टेम्परेचर, इनके द्वारा ही ये कंडीशन तय होती है। अब आप यहाँ पे देखिए ये सॉलिड है, सॉलिड को देखिए हमने जो गलाया यानी कि टेम्परेचर दिया तो वह मेल्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और जो लिक्विड है, लिक्विड को जब हमने और ज़्यादा जो एनर्जी दी तो वो वेपोराइज्ड हो गया, वाष्पीकरण हो गया और गैस में कन्वर्ट हो गया। और इस गैस को देखिए वापस, अब हमने क्या किया, ये गैस सीधे ही अगर सॉलिड में, ठोस में कन्वर्ट होती है तो हम इसे सब्लिमेशन कहते हैं।
और अगर ये सॉलिड अगर सीधे ही गैस में अगर कन्वर्ट होता है तो भी हम इसे सब्लिमेशन कहते हैं। अब द्रव गैस में हुआ तो वेपोराइजेशन, और गैस अगर लिक्विड में हुई तो यहाँ पर क्या हो गया, कंडेंसेशन, संघनन। संघनन को हम जो है टर्मिनोलॉजी जो है वो कंडेंसेशन है। और वहीं जो ये लिक्विड है अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो ये हो गया फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से इस स्टेट को हम समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कुछ प्रोसेस है, आप देख सकते हैं इस प्रोसेस के अंदर ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है और ये एक प्रोसेस है, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसेस हो रहे हैं। और अगर मैं और बात करूं तो यहाँ पर ये देखिए, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा इस जो फुट पर पेज फुट पर जो लिखा हुआ है वो मैं बता देता हूँ। 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है? देखिए, हम इस अर्थ के ऊपर रहते हैं, इस अर्थ पर अलग अलग सरफेस है, प्लेटू हो सकता है, ठीक है, हाइट्स हो सकती हैं यानी पठार हो सकते हैं, पहाड़ हो सकते हैं, लैंड सरफेस हो सकती है। इन सब पर हवा एक अपना दबाव डालती है। तो इसलिए हम सारे लैंड अलग अलग एल्टीट्यूड हैं, अलग अलग ऊंचाई है, इसलिए सब पर समान दबाव नहीं होता। लेकिन पानी को हम ऐसा मानते हैं कि जो भी पानी है वो सारे को हम एक जैसा मान लेते हैं कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसके बीच में जो भी वाटर लेवल है वो सब एक इक्वल लेवल पर हमने उसको मान लिया है। ये इक्वल लेवल पे हमने जितना भी पानी है उसको माना है। अब इस लेवल के ऊपर जो एयर अपना प्रेशर डाल रही है, जो हवा ऊपर से दबाव डाल रही है, वो हमने समान मान लिया है कि इस वाटर लेवल पूरे अर्थ पर हमने सभी पानी को एक जैसा माना है कि हाँ भाई पूरे लेवल पानी का एक जैसा है, और इस पर जो हवा दबाव डाल रही है वही एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ये गैसीय दाब को, गैसीय प्रेशर को मेजर करने की एक यूनिट है, ठीक है, मात्रक है। दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है। तो जैसे हम मीटर लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं, वैसे ही हम इसको पास्कल में मेज़र करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल, ये इसका जो है यूनिट होता है। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो ये हवा का जो दाब है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। तो जो सरफेस पर जो प्रेशर लग रहा है ना, जो उस लेवल है, जो ओशियन का लेवल है, समुद्र का जो लेवल है, उसके ऊपर जो हवा दबाव डाल रही है वही एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं इवेपोरेशन, लेकिन इससे पहले ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो निम्नलिखित तापमान को आप सेल्सियस में बदलें, यानी कि जो टेम्परेचर है हमें केल्विन में दिया गया है और इसे हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस में हमें पता लगाना है, दिया गया है वो केल्विन में है, इसका मतलब जो भी टेम्परेचर है उसमें हमें 273 को सब्सट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो जब हम 300 केल्विन में से 273 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आता है। वहीं यहाँ पर 573 में से अगर हम 273 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 300 डिग्री सेंटीग्रेड
जो है आंसर आता है। अगर इसकी जगह 373 लिखा होता तो भी हम उसमें से 273 को क्रॉस सब्सट्रैक्ट कर देते, तो फिर हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड आता, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये होता है कि वो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो देखिए जल की एक तो दिया हुआ है 250 डिग्री सेंटीग्रेड और एक दिया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम ऑलरेडी जानते हैं वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी है वो 100 डिग्री के तापमान पर बॉईल होता है। तो 100 डिग्री तापमान पर जब वो बॉईल होता है तो वो गैसीय स्टेट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन के अंदर, दोनों ही जो टेम्परेचर हैं उनके अंदर वो गैसीय स्टेट पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। इस पर हमने काफ़ी देर डिस्कशन कर लिया है। भाई सीधी सी बात है, क्यों रहता है तापमान स्थिर। तो जितना भी जो मटेरियल है वो पहले एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जब जाता है, जो वो पार्टिकल्स हैं वो सारे उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करते हैं तो वो स्टेबल रहता है। और जैसे ही वो सारा मटेरियल एक अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है, उस समय उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम कह रहे हैं जैसे आइस है, आइस से अगर वाटर में जा रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और वहीं अगर वाटर से आइस में चेंज हो रहा है तो वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। भाई इसकी विधि तो भाई सीधी सी बात है, या तो हम टेम्परेचर को कम कर देंगे और जो प्रेशर है, जो दाब है, उसको हम बढ़ा देंगे। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो जाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो जो क्लाउड्स हैं, जो कंडेंसेशन हो जाता है, उनके कारण जो संघनित होकर जो पानी है वो संघनित हो जाता है, और छोटी छोटी जो द्रव की जो छोटी छोटी बूंदों से मिलकर के क्लाउड बनता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं इसको। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम हो जाएगा तो यहाँ से जो हाई टेम्परेचर पर जो वाटर वेपर बनी थी वो वापस क्या होगी, कंडेंस हो जाएगी, संघनित हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। तो पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या जरूरी है क्या आपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हो जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे, यानी बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है। जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ। देखिए इन दोनों एग्जाम्पल्स में जो पानी है वो वेपराइज हो गया है, वाष्प बन गई है और वो उड़ गया है। हम जानते हैं कि जो पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी उनके पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में कोई ना कोई एनर्जी होती है, कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होती है, जो भी टेम्परेचर हो। द्रवों में सतहों पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो एक तो देखिए, यानी कि जब हमने एक मान लो पानी देखा, बाहर पानी है, पॉन्ड में पानी है, तालाब में पानी है, नदी में पानी है, तो उस पर सनलाइट गिरती है और उसके जो भी मॉलिक्यूल्स है उनमें मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है, तो वो भी क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं।
और इसी प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। यहाँ पर देखिए पानी का जो टेम्परेचर है कभी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है, पर फिर भी वो क्या होता है, इवेपोरेट होता रहता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी कि जो इवेपोरेशन हो रहा है क्या वो उसको कोई फैक्टर अफेक्ट भी करते हैं क्या? क्या हमारे नेचर में ऐसे फैक्टर मौजूद हैं क्या कि इवेपोरेशन या तो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए? अब आप देखिए गर्मी के अंदर इवेपोरेशन बढ़ जाता है, जैसे ही गर्मी बढ़ी इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब टेम्परेचर इसको इफेक्ट करता है। ठीक है। दूसरा, विंड स्पीड, अगर हवा तेज है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, इसका मतलब विंड स्पीड भी इसे इफेक्ट करती है। थर्ड पॉइंट, जब बारिश आ जाती है तो कपड़े नहीं सूखते हैं, इसका मतलब मॉइस्चर, जो नमी है हमारे एनवायरनमेंट में, अगर मॉइस्चर इंक्रीज हो गया है तो भी इवेपोरेशन इफेक्ट होता है, कम हो जाता है। तो 3 रीजन तो अपन ने अभी अभी में देख लिए। अब इन्हीं को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर जो भी है कि आप एक एक्टिविटी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको सीधे सीधे ही पढ़ा देता हूँ। हाँ, एक और, सरफेस एरिया। आप एक मान लो एक ग्लास के अंदर पानी ले लेते हैं और उस पानी को आप यूं ही रख देते हैं, और एक उस पानी को जो आपका अपन अमाउंट मान लेते हैं 200 ml है, उसको एक बड़ी थाली में डाल के रख दीजिए और एक उस 200 ml वाटर को पूरे फर्श पर फैला दीजिए। सबसे ज़्यादा जल्दी कौन सा इवेपोरेट होगा, किसकी भाप जो सबसे जल्दी बनेगी? हम देखते हैं जो फर्श पर हमने पानी गिरा दिया है ना, उसकी वेपोराइज वो जल्दी से जल्दी वेपोराइज्ड हो जाएगा, और जो ग्लास में है वो सबसे धीरे होगा। इसका मतलब एक इफेक्ट और क्या हो गया, सतह का क्षेत्र, लैंड सरफेस, उसका एरिया जो है अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो वेपोराइज्ड होगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सतह का क्षेत्र बढ़ने पर। अब हम जानते हैं ये मैंने ब्लॉग बना दिया था, अब इसको थोड़ा सा पढ़ने के लिए अब हम देख लेते हैं। अब हम जानते हैं वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, ठीक है, एक सरफेस प्रोसेस है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। तो वेपोराइजेशन की जो स्पीड है, जो रेट है, वो इंक्रीज हो जाएगी जैसे ही हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, सतही क्षेत्र को बढ़ाएंगे, वैसे ही इवेपोरेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, तो रेट क्या हो गई, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, और सरफेस एरिया इंक्रीज होते ही वेपोरेशन रेट भी इंक्रीज हो गई। तापमान में वृद्धि, तापमान में बढ़ने पर जो उनके कणों के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा मिलती है, और जिससे इवेपोरेशन जो है वो फास्ट हो जाता है। आर्द्रता में कमी, अब देखिए यहाँ पे लाइन पे ध्यान दीजिए, आर्द्रता मॉइस्चर में कमी। अगर एनवायरनमेंट में मॉइस्चर कमी है, यानी जैसे मई या जून का महीना है, तो वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को ही हम आर्द्रता कहते हैं, मॉइस्चर कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। बारिश हो गई है तो मॉइस्चर बढ़ गई है, तो वहाँ पर वेपोराइजेशन रेट कम हो जाएगी। अगर गर्मी बढ़ गई है, ऑलरेडी जो मॉइस्चर है वो कम हो गई है, तो वहाँ पर वेपोराइजेशन रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना इस जगह पर। गर्मी बढ़ गई तो जो मॉलिक्यूल्स थे वो मूवमेंट हो गई, देखिए काइनेटिक एनर्जी के कारण वो कण पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। अब वहाँ पर मॉइस्चर की कमी है, और इसी कारण से आपने फील किया होगा कि जैसे जैसे गर्मी इंक्रीज होती है हमारे होठ, हमारे लिप्स सूखने लगते हैं, क्योंकि मॉइस्चर नहीं है हमारे एनवायरनमेंट में। इस कारण से वहाँ पर वेपोराइजेशन रेट इंक्रीज हो जाएगी। बारिश के दिनों में मॉइस्चर बढ़ी हुई है, वाटर मॉलिक्यूल्स खूब ज़्यादा है, जगह ही नहीं है कि वो वेपोराइजेशन के पार्टिकल्स जाए कहाँ, इसलिए वेपोराइजेशन रेट इंक्रीज हो जाती है। आपने फील किया होगा कि अगर कपड़े नहीं सूख रहे हैं
तो हम क्या करते हैं, रूम में फ़ैन ऑन कर देते हैं और फिर हम थोड़े जो मॉइस्चर जो है कपड़ों के अंदर, वो कपड़े वहाँ डालने पर वो कपड़े सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि विंड की स्पीड तेज़ हो गई है और विंड स्पीड के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है और वो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। मॉइस्चर जब ज़्यादा हो, ठीक है, गर्मियों में तो यूं ही सूख जाएंगे, गर्मियों में तो क्या है, मॉइस्चर की कमी है। नेक्स्ट, वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प, वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स हैं वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है और जो पानी है वो जल्दी उड़ जाता है। नेक्स्ट है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। आखिर इवेपोरेशन के कारण हमें ठंडक का एहसास क्यों होता है? हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो कूलिंग का कारण क्या है? आपने देखा होगा गर्मियों में जो घड़ा है, मिट्टी का जो पात्र है, उसमें पानी जल्दी ठंडा होता है। कूलर हमें ठंडी हवा देता है। पसीना अगर हमारी बॉडी पर है और वो सूख जाता है तो हमें ठंडक का एहसास होता है। ये सारे कारण, और जो आपने नेल रिमूवर देखा है, नाखून की जो पॉलिश, नेल पॉलिश को हटाने के लिए जो आप लिक्विड काम में लेते हो, वो अगर स्किन पे लग जाए तो भी हमें ठंडा लगता है। इसका क्या रीज़न है? यही रीज़न है क्योंकि वाष्पीकरण हो जाता है, इवेपोरेशन होता है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। अब आप इसको समझिए, मैं घड़े का एक उदाहरण देता हूँ। एक जो मिट्टी की जो मटकी है उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम जो मिट्टी की जो मटकी होती है उसमें हमने पानी डाला, माना वो कोई एक टेम्परेचर पर है, कोई भी टेम्परेचर उसका आप मान सकते हो, वो थोड़ा गर्म ही है। लेकिन उस घड़े में भरने के जब हम 3 से 4 घंटे बाद में देखते हैं तो पानी ठंडा मिलता है। क्यों? क्योंकि देखिए, मिट्टी का जो पात्र है, मटकी है, उसमें से पानी रिसकर उस सरफेस पर आ गया है, ठीक है। अब वो सरफेस क्या हो गई, बाहर के टेम्परेचर से गर्म हो गई। अब वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ आया वो गर्म हुआ, और गर्म हुआ तो वेपोराइज्ड हो गया, उड़ गया। अब वो जब उड़ा तो जैसे ही उड़ा एनर्जी मिली। वो एनर्जी कहाँ से मिली? उसको मटकी की सतह से मिली, उस मटकी के सरफेस से मिली। अब वो सरफेस ने अपनी एनर्जी उसको दे दी। अब जैसे ही एनर्जी दी, वो सरफेस तो ठंडी हो गई और वो वाटर मॉलिक्यूल एनर्जी को लेकर के उड़ गया, ठीक है, वेपोराइज्ड हो गया। अब जो ठंडी सरफेस है, अब हम जानते हैं हमेशा हीट क्या होती है, अपने हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाती है। अब ये प्रोसेस चलता रहता है। पानी जो है वो गर्म है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है। मिट्टी का जो बर्तन है उसकी एनर्जी ठंडी है। अब वो मिट्टी का बर्तन उस पानी से एनर्जी लेता है, पानी से एनर्जी लेता है। पानी मिट्टी के घड़े में से रिस रिस कर बाहर ड्रॉप बाय ड्रॉप आता रहता है और वो वेपोराइज्ड होता रहता है। एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि मिट्टी का जो बर्तन के अंदर जो पानी होता है वो एकदम ठंडा हो जाता है और वो हमें अच्छा लगता है। एक कूलिंग इफेक्ट है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगर मैं एक ड्रॉ करने का प्रयास करूं, देखिए मैं नहीं जानता कैसा ड्रॉ होगा, पर आपको एक समझाता हूं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये एक पॉट है, थोड़ा भद्दा सा है, ठीक है। अब इसके अंदर पानी है, आप इसको पानी को देख सकते हो। अब जैसे ही सनलाइट आई, अब इस सरफेस के ऊपर से क्या हो रहा है, पानी वेपोराइज्ड हो रहा है। अब यहाँ से एनर्जी क्या आई, यहाँ तक आई, और इस तरीके से सारी एनर्जी जो है, जो हीट है, वो इस पॉट की, इस मिट्टी के घड़े की वॉल्स तक आती है और पानी वेपोराइज्ड होता रहता है। और इस कारण से पानी जो है अंदर, घड़े के अंदर का जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से एग्जाम्पल और भी हैं। यही इसका मेन रीज़न रहेगा। जब आप एसीटोन को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है। अब देखिए, हमारी हथेली या हमारी जो स्किन है, इसका एक टेम्परेचर है। जैसे ही वो एसीटोन यानी कि जो स्प्रिट या अपन कह लें नेल रिमूवर
का जो लिक्विड है हमारी स्किन पर जैसे ही गिरता है, हमारी स्किन के टेम्परेचर से वो वेपोराइज्ड हो जाता है। तो स्किन के पर्टिकुलर जो सरफेस था वहाँ का टेम्परेचर ख़त्म हो गया, कम हो गया, और वहाँ पर हमें ठंडा लगने लग गया। तो इसके कारण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वेपोराइज्ड हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है, कूलिंग इफेक्ट लगता है। नेक्स्ट है, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। तो आपने देखा होगा हम पानी का छिड़काव करते हैं, पानी का छिड़काव करने से क्या होता है कि जो हमने शॉवर किया है, पानी का जो छिड़काव किया है, वो जो पानी है अब वेपोराइज्ड होगा, भाप बन के उड़ेगा, और उसको उड़ने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी क्या करेगा, उस सरफेस से ले लेगा और वो जो सरफेस है वो ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े यानी कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए। देखिए, हमारे जो शारीरिक प्रोसेस है, जो फिजिकल प्रोसेस होता है हमारा, उसके कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग प्रोसेस कुछ ज़्यादा होता है, और स्वेटिंग प्रोसेस जैसे ही स्वेट बाहर आता है हमारी स्किन के टेम्परेचर से वो वेपोराइज्ड हो जाता है, और या फिर हम कहें कॉटन क्लोथ्स उसको एब्जॉर्ब करता है, और वो वेपोराइजेशन के कारण हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। तो हम जानते हैं वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं, और वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इससे अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो स्वेट हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हुआ है, जो निकला है, वो सारा का सारा हमारे बॉडी के टेम्परेचर से उड़ जाता है, और वो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है और हमें थोड़ा कूलिंग इफेक्ट लगता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। भाई सीधी सी बात है, हमारे एनवायरनमेंट में कुछ मॉइस्चर है, हवा है हमारे सराउंडिंग में, वो जब जैसे ही हम कोई ग्लास के अंदर ठंडा पानी या बर्फीला पानी, ठीक है, कोल्ड वाटर या आइसी वाटर लेते हैं, तो क्या होगा, सराउंडिंग्स की जो भी एयर है उस ग्लास के टच होगी। अब सराउंडिंग्स के जो एयर है उसके अंदर कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। अभी तक वो वेपर कंडीशन में वो ठंडे होकर के, कूल होकर के वापस से वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हमें हमारे ग्लास के बाहर खूब सारा पानी दिखाई देता है। किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती हैं। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है, और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। अब सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये 5 क्वेश्चंस ही यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। भाई सीधी सी बात है, गर्म शुष्क दिन में जो है गर्म और ड्राई है। देखिए, हॉट एंड ड्राई ऐसा डे है, तो हमारे एनवायरनमेंट में पानी की कमी होती है, और कूलर के जो घास जो होती है उस पर एक हमने पंप के द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है, और वो पानी वेपोराइज्ड होता है। जैसे ही वो वेपोराइज्ड होता है तो वहाँ का जो प्रभाव है उस वेपोराइजेशन के कारण ठंडा हो जाता है, और अंदर का जो पंखा है हमें ठंडी हवा देने लगता है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी जो हथेली है ठंडी क्यों हो जाती है। भाई सीधी सी बात है, क्योंकि वहाँ पर जो ये जो भी सब्सटेंस हैं हमारी हथेली से, हमारी स्किन से एनर्जी लेते हैं, इसलिए ये उड़ जाते हैं, और बाद में हमें ठंडक का, कूलिंग इफेक्ट का एहसास होता है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। भाई सरफेस एरिया बढ़ गया है यहाँ पर, और सरफेस एरिया बढ़ गया है तो मॉलिक्यूल्स जल्दी ठंडे हो गए हैं। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, हमें सूती और हल्के रंगों के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सूती कपड़े जो है
कम से कम सूती कपड़े जो होते हैं एक तो अधिक से अधिक पसीना एब्जॉर्ब करते हैं, और जो हल्का कलर होता है वो हीट को कम एब्जॉर्ब करता है। इस कारण हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। अब हम आते हैं यहाँ पर कुछ एक ब्लॉक बना हुआ है। अभी तक अपन ने 3 स्टेट पढ़ी है किसी भी सब्सटेंस की, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। पर अब क्या होता है, साइंटिस्ट इन 5 स्टेट पर डिस्कशन कर रहे हैं, 5 अवस्थाओं पर काम कर रहे हैं। तो एक तो आपने सॉलिड पढ़ ली, एक लिक्विड पढ़ ली, एक गैस पढ़ ली, तो बाद में बची है 2 और। एक है इसमें प्लाज्मा और एक है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये 2 स्टेट और हैं। तो प्लाज्मा को हम पहले से समझ लेते हैं। प्लाज्मा को हम रियल लाइफ में भी समझ सकते हैं, थोड़ा इजी है समझना। इस अवस्था में जो पार्टिकल्स होते हैं वो अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित यानी एक्साइटेड होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, आयोनाइज्ड गैस। ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब यानी कि जो ट्यूबलाइट होती है ना, उसी को हम फ्लोरेसेंट ट्यूब आप इमेजिन कर लो, और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। ये जो भी देखिए गैसें हैं, ये इनर्ट गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन, ये सारे के सारे क्या हैं, इनर्ट गैसें हैं, क्रिया नहीं करती हैं, अक्रिय गैसें हम इनको बोलते हैं। तो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर ये गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है, यानी आयोनाइज्ड हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है, और प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण तारों में प्लाज्मा बनता है। वही ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी जो डाली, उसके अंदर एक गैस भरी हुई है। उस गैस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वो चमकने लग गए। तो आप समझ सकते हो एक ट्यूबलाइट के एग्जाम्पल के द्वारा कि हाँ, उसके अंदर एक प्लाज्मा स्टेट बनी है। अब नेक्स्ट आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखिए, इस बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को है ना, थोड़ा सा समझाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इसको लैब में ही समझाया जा सकता है, जो फिजिक्स की जो लैब होती है वहाँ पर। चलो हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत क्लास 9th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही हमें इसे पढ़ना है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, SN बोस, और बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ कैलकुलेशंस की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या BEC कहते हैं। इस BEC के बारे में सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, उल्फ गैंग कैटरले और कार्ल ई वैमन को बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार भी इन्हें दिया गया। सामान्य वायु के घनत्व के, अब जो भी हमारी एयर है उसकी जो भी डेंसिटी है, उस डेंसिटी के, एयर की डेंसिटी के 1 लाख में भाग जितने, अब उसमें आप 1 लाख पार्टिकल आप निकाल लो, उसका जो घनत्व है, कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार होता है। तो अब देखिए, थोड़ा सा बड़ा मुश्किल है कि हमारी जो भी हवा है उसकी डेंसिटी के 1 लाख में हिस्से को हम प्राप्त करें और उसको हम बहुत कम तापमान पर ठंडा करें, तो जो स्टेट मिलेगी वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होगी। ठीक है, बस अब आप इसे पढ़ लीजिए, और ये अभी अपने लिए इतना ही है। तो इसके बारे में अगर आप इस चौथी और यानी कि 4th और 5th स्टेज के बारे में अगर और जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, आप इस लिंक को चेक कीजिए। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि आपने क्या सीखा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब तक हो गया होगा। नेक्स्ट मैं और आगे इसको कर देता हूं। ठीक है, अब और नेक्स्ट ये लीजिए, यहां तक है। इसके बाद में
यहाँ पर कुछ मेजरिंग यूनिट्स के बारे में दिया गया है, ठीक है। मेजरिंग यूनिट्स दी गई हैं, सम मेजरेबल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स टू रिमेंबर, आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें क्वांटिटी यानी कि राशि क्या है, और इसका यूनिट यानी मात्रक क्या है, और इसका सिंबल यानी प्रतीक क्या है। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो हम यूनिट काम में लेते हैं वो है केल्विन, और इसको हम कैपिटल के द्वारा जो है इसका जो सिंबल है वो लिखते हैं। लंबाई यानी लेंथ, लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं, स्मॉल एम। मास या सहती, MASS मास, और इसको हम किलोग्राम, और किलोग्राम में के और जी दोनों स्मॉल हैं, ठीक है। वेट यानी कि भार, इसको हम न्यूटन में मेज़र करते हैं, और इसको कैपिटल एन। आयतन यानी कि वॉल्यूम यानी कि घन मीटर, ठीक है। मीटर मल्टीप्लाई मीटर इक्वल मीटर क्यूब। और डेंसिटी यानी कि घनत्व, तो इसको हम कहते हैं किलोग्राम प्रति घन मीटर, ठीक है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इसको किलोग्राम और मीटर -3, ठीक है, ये माइनस में लगाते हैं क्योंकि ये अपोन में है। आप इसको किलोग्राम अपॉन M3 भी लिख सकते हो, किलोग्राम अपॉन M3। प्रेशर यानी कि दाब, इसको हम पास्कल में मेज़र करते हैं, और ये यहाँ पर शो सिंबल किया गया है PA। इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। साइंस के चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, 2 पार्ट में हमने कंप्लीट किया है। इसी के बाद साथ साथ अब आपको आगे ज्योग्राफी का चैप्टर भी मिलने वाला है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो आगे मिलती रहेगी, अवेलेबल होती रहेगी, और आप स्टडी को इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।